अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा मीर। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तारीखी फैसला आने के बाद ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक की जानिब से इस फैसले पर मुख्तसर रद्द-ए-अमल दिया गया। ख्वाजा साद रफ़ीक ने लिखा अल्हम्दुलिल्लाह और उनके भाई ने कुरान की आयत लिखी जिसका मफ़हूम है कि वो जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे रुसवाई। इस फैसले में अदालत ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और नैब की सरजनिश की है। और इस फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा कि बार बार कह चुके हैं कि मुल्क चलाने के लिए नैब को बंद करें, नैब को बंद करने की तरमीम चाहते हैं। मुल्क में सियासतदान को तोड़ने और दबाने के लिए नैब का इस्तेमाल हो रहा है। अब वक्त आ गया है कि यह सिलसिला खत्म होना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि नैब के रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऑपोजिशन जमातों का मानना है कि नैब कवानीन सियासी हरीफों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिसमें तब्दीली की गुंजाइश है। अब सवाल यह है कि अपने अपने दौरे हुकूमत में नैब जैसे इदारे और इसके कानून में तरमीम क्यों नहीं की गई। हर दौरे हुकूमत में नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम लगता रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी नून लीग खुद इक्तदार में रहते हुए कुछ ना कर पाए। अब इनका मुतालिबा क्या रंग लाएगा और क्या ऑपोजिशन जो पहले से मुतहर्रिक हो रही है वो क्या सियासी इंतकाम के नाम पर अब हुकूमत के खिलाफ एक नया महाज खोल पाएगी। माजी में इत्तेहाद का कोई खासा अच्छा रिकॉर्ड ना रखने वाली अब की बार बनने वाली ऑपोजिशन कितनी मजबूत है, क्या कर सकती है, ऑपोजिशन का अपना क्या होमवर्क है दावों के सिवा, क्योंकि खान साहब तो कह चुके हैं कि ऑपोजिशन उनके लिए मैटर ही नहीं करती, वो इतना सीरियस ही नहीं लेते। अब देखना यह है कि ऑपोजिशन सियासी टेंशन का माहौल बनाकर अटेंशन हासिल करने में कितना कामयाब होती है। नून लीग ने ख्वाजा बिरादरान से मुताल्लिक अदालती फैसले को तारीखी करार दे दिया। नैब का इदारा खत्म करने का मुतालबा कर दिया। फैसले के असरात और नून लीग के मुतालबे पर तफसील से बात करेंगे। ऑपोजिशन ने ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक की ठान ली। हिज़्ब इख्तिलाफ की पिटारी में कुछ नया भी है या एक बार फिर नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन होगा, प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और अपनी जिंदगी ज़हनी माजूर बच्चों के नाम करने वाली सिस्टर रुथ लुइस कोरोना से जिंदगी हार गई। उनकी जिंदगी और दारुल सुकून की सूरत हाल भी डिस्कस करेंगे। पैरागॉन सिटी रेफरेंस में नैब के लिए एक और बड़ा झटका। ख्वाजा बिरादरान की जमानत के तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नैब की मुदाखलत पर ही बड़े सवालात उठा दिए हैं। कहा बज़ाहिर ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक का जुर्म ऐसा नहीं कि नैब का केस बनता हो। ख्वाजा बिरादरान के खिलाफ केस इंसानियत की तजलील और बुनियादी हुकूक की पामाली की बदतरीन मिसाल करार। कहा इस केस में नैब ने कार्रवाई क्यों की ये तो वाज़ेह ही नहीं और नैब ख्वाजा बिरादरान का पैरागॉन कंपनी से ताल्लुक साबित करने में भी नाकाम रहा है। 87 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि नैब को प्लॉट्स की अदम हवालगी की शिकायत मिली थी या तफ्तीश में कुछ सामने आया। खुद नैब के रेफरेंस और तफ्तीशी रिपोर्ट में तजादात हैं। मुआशरे में जमहूरी इक़दार की जगह करप्शन और अकरबरा परवरी ने ले ली है। फैसले में यह कहा गया कि माजी में बदकिस्मती से बार बार गैर आईनी मुदाखलत की गई। फैसले में यह भी कहा गया कि हालात तफ्तीश अक्सर महीनों तक मुकम्मल नहीं होते और केसेस बरसों तक ज़ेर इल्तवा रहते हैं। प्रोफेशनलिज्म, महारत के फुकदान और मकसद से मुखलिस ना होने की वजह से नैब केसेस में सजा की शरह इंतहाई कम है। नाज़रीन, इस फैसले में लिखा गया है कि इस तरह इदारा कौमी मफाद की खिदमत नहीं कर रहा बल्कि इसके बजाय मुल्क, कौम और मुआशरे को मुताद्दिद तरीकों से नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी शख्स की गिरफ्तारी ठोस सबूत और ऐसे काबिल कार्रवाई मवाद की बुनियाद पर होनी चाहिए जो उसे जुर्म से जोड़ता हो। गिरफ्तारी की ताकत को जबरो इस्तेहसाल के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस मकबूल बाकिर ने लिखा कि किसी शख्स की आज़ादी से मुताल्लिक केस में हमें इंसाफ और उसके बुनियादी उसूल को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि एक शख्स उस वक्त तक बेगुनाह तस्वुर किया जाता है जब तक उस पर जुर्म साबित ना हो जाए। हबीब जालिब का ये शेर भी फैसले का हिस्सा है कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि अदालती फैसले पर मुतमईन हैं आप?
मेरी बहन, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। मैं कल जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मैं अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र अदा करता हूँ। और जो फ़ैसला आया वो मेरा ख़्याल है फ़ैसले ज़्यादा एक तारीख़ है, और उसमें ज़ाहिर है कि साथ भाई की और मेरी ज़मानत के हवाले से और हमारे केस के हवाले से काफ़ी तफसीलात हैं। जी। लेकिन मैं एक सियासी कारकुन हूँ, एक शहीद का बेटा हूँ, और सारी ज़िंदगी मेरे बाप की, मेरी फ़ैमिली की जमहूर और जमहूरियत की आवाज़ के लिए गुजरी है। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और ऑनरेबल जजेस ने उसमें तारीख़ को समो दिया, और उसमें जिन चीज़ों की निशानदही की गई है वो वही बात है जो मेरे वालिद करते थे, वही बात है जो मियाँ नवाज शरीफ करते हैं, और वही बात है जो इस मुल्क के जो सियासी कारकुन हैं जिनकी तादाद लाखों में आई 71-72 साल की तारीख़ में। तो मेरे लिए ये बहुत खुशाइद बात है, और मैं ये समझता हूँ कि इससे एक बड़ा बेहतर एक अदालतों के लिए जो ख़ास तौर पे लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं या साब कोर्ट्स हैं, जब ज़ाहिर है कि आला तरीन अदालत जो है उसकी एक फ़ैसला आ जाए, उनकी जजमेंट आ जाए, तो इंशाल्लाह उसकी रोशनी में मैं समझता हूँ कि हमारे दोनों भाइयों के अलावा भी जितने भी लोग नैब केसेस में हैं, मेरा ख्याल है कि उनके लिए मातहत अदालतों को एक बहुत बेहतर रहनुमाई मिलेगी। ख्वाजा साहब, आपका ये कहना है कि ना सिर्फ आप मुतमईन हैं बल्कि इस फैसले से खुश हैं। अभी सिर्फ जमानत हुई है, सुरखरू नहीं हुए, वक्त से पहले तो नहीं खुशी मना रहे आप माजी की तरह? बहन, असल में बात यह है कि जब ये सारा मामला चल रहा था और बहुत से टॉक शोज़ किए जा रहे थे, तो अब दोनों भाई और मैं ज़ाती तौर पे ये ज़रूर सोचता था कि अल्लाह ताला को तो हर चीज़ का इल्म होता है, गैब का इल्म तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला के पास है, लेकिन मेरे अंदर का जो इंसान था या मेरा ज़मीर था, वो ज़रूर ये सोचता था कि अगर मैंने ज़िंदगी में ख़राबी की है तो मुझे बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर सारी ज़िंदगी मैंने बहुत इज़्ज़त और असूल के साथ गुजारी है तो फिर मेरा अल्लाह तू ही मुझे सुरखरू कर। और नैब में मुझे ठोकर न्याज में कोई 52 दिन रहने का मौका मिला, और फिर 14 माह से ज़ायद, तो 16 माह का अरसा है। और जेल की जो तारीख रातें हैं, जब भाई बास का कौमी असम्बली में होते थे प्रोडक्शन ऑर्डर पे, तो ज़ाहिर है वो लेट रात वापस आते थे, रोज़ उनको आना जाना पड़ता था। इमरान खान साहब की खसूसी मोहब्बत थी मेरे भाई के साथ और मेरी फैमिली के साथ, तो उनके हुक्म पे रात रुकने की भी इजाज़त नहीं थी। और फॉग में जब मोटरवे बंद हो जाती है तो उसके बावजूद जो 12-14 साथ अलीट के लोग और पुलिस वाले होते थे, वो भी बेचारे हमारे भाई हैं, उनकी ज़िंदगी भी ख़तरे में होती थी, तो खान साहब के हुक्म के मुताबिक फिर भाई को वापस आना होता था। तो उस रात की सर्दियों की तारीख में मैं जो अल्लाह ताला को याद करता था, नमाज़ पढ़ता था या कुरान मजीद की सादत हासिल करता था, तो मेरी बहन, मेरी अल्लाह से एक ही दुआ थी कि अल्लाह ताला, असल चीज़ इज़्ज़त और हुर्मत है, बाकी दुनियावी चीज़ें तो आती जाती रहती हैं। मैं अल्लाह ताला का इस वाले से शुक्रगुज़ार हूँ कि कम से कम उस वाले से जो 2-2.5 साल से एक चीज़ जारी थी, मेरा ख्याल है कि उसको आम हमारी जो पब्लिक है, आवाम, उसको अब समझने में काफ़ी मेरा ख्याल है कि एक बेहतर गाइडलाइन मिलेगी उससे। अच्छा ख्वाजा साहब, अदालत ने अपने फैसले में ये कहा है कि कंपनी के खिलाफ रेफरेंस में 5 इल्जामात लगाए गए हैं, लेकिन नैब ने दरखास्त गुजारों यानी कि साद रफीक और आपसे एक भी सवाल इस हवाले से नहीं किया, जबकि उनसे तवील और दौरानिए पर इससे मुतालिक पूछगछ होती रही है। आप हमें बताइए कि नैब ने आपसे पूछगछ की क्या ऐसा ही है? बहन देखें, असल में गुजारिश ये है कि हम दोनों भाई टैक्स पेयर हैं, और जब ये सारा इशू चला तो हम मिलियंस के हिसाब से टैक्स देते थे, और हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन है या जितना भी मामला हैं, एसेट्स हैं, वो हर चीज़ पहली बात है डिक्लेयर है, और हर चीज़ हम पहले ही अपने गोशवारों में हर साल डिक्लेयर करते हैं। और 15-18 साल से भाई और मैं, हम दोनों टैक्स पे ही हैं, तो एक गोशवारों का पूरी तरतीब है, तो वो सारी तरतीब हमने ज़ाहिर नैब को फ्राहम की थी। और गिरफ्तारी के बाद भी जो बात हमसे उन्होंने की, जो 2-4-5 सवाल थे, वही सवाल थे, ज़ाहिर वही रिपीट होते थे। 50-52 दिन तो वही 2-4 सवाल थे जो हमें जब आते थे तो पूछते थे, तो उनके जवाब ही वही थे। तो हमें तो ये यकीन था इस बात का कि चूँकि भाई आउटस्पोकन है और उनका एक पार्टी का एक मौक़िफ़ है, अपने पार्टी के मौक़िफ़ के साथ वो खड़े हैं, तो ज़ाहिर है कि मैं भाई था, मेरा यही जुर्म था कि उनका भाई था, तो फिर हमें उसी जुर्म की पादाश में पाबंदी सलासिल कर दिया गया। और हम देखें, दोनों अकेले नहीं थे, यही आजमाइश मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे गुजरी है, यही हमारी बहन मरियम बीबी पे गुजरी है, शहबाज साहब भी इससे गुजर चुके हैं, हमजा भाई 13 माह से अंदर हैं, फ़ाद, आहद चीमा, मिफ्ता इस्माइल, कामरान माइकल, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, शाहिद खकान का ये कहना है कि इस केस में अभी मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो रफीक बिरादरान केस में उन पर इल्ज़ामात हैं, ठोस सबूत हैं, उसके शवाहिद हैं, उनकी बुनियाद पर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं, और आने वाले दिनों में ख्वाजा बिरादरान को इसके ऊपर मजीद ठोस वजाहतें देना पड़ेंगी। असल में देखें, ये मामला 2-2.5 साल से चल रहा है। पहली बात है कि मेरे और भाई के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट नहीं है, हमारे ख़िलाफ़ आज तक किसी ने दरख्वास्त नहीं दी, खुदा न खास्ता कि हमने किसी का लेना है या हमने देना है। नंबर 2, कोई सरकारी मामला नहीं है, कारोबार करना तो हमारा राइट है। ज़ाहिर है कि जब हमने पॉलिटिक्स करनी है, अपना फैमिली को रन करना है, अपने घर को चलाना है, तो कोई कारोबार तो करना है।
तो इस कानून के तहत जो हम पे किया गया वो तो फिर पूरे मुल्क के जो बेशुमार लोग हैं, कारोबारी लोग, जिस मर्जी को पकड़े कर लें। तो नैब को सरकारी मामलात में ज़रूर देखना चाहिए, पब्लिक एट लार्ज में देखना चाहिए। कि अगर सरकारी प्रॉपर्टी है या सरकारी मसला है, अगर हमारा एक डिक्लेयर्ड बिजनेस है और हम कुछ लोगों के साथ कारोबार कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ, तो उनको भी तंग करना, उनका भी अरसा हाथ तंग करना, तो ज़ाहिर है कि इस केस की हर बात नैब के हवाले से उन्होंने सारा रिकॉर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, हमारे वकला ने किया, एक बहुत तवील बहस है जो वहाँ पे की गई। तो ज़ाहिर है उसके नतीजा में जो है ज़मानत का फ़ैसला आया है। ये बात दुरुस्त है कि अभी ट्रायल चल रहा है, और जो ट्रायल चलेगा तो खुदा की ज़ात बैठी है ऊपर, अल्लाह ने हमें पहले भी इंसाफ दिया, अल्लाह ताला हमें आइंदा भी इंसाफ देगा इंशाल्लाह। लेकिन और जो बुरा करेगा वो भरेगा, और जो नहीं बुरा करेगा वो नहीं भरेगा। एलिगेशंस हैं पैरागॉन सिटी मंसूबे को लेकर, जिसमें नैब ये कहता है कि 2005 में गैर कानूनी तौर पर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की इजाजत के बगैर ये शुरू किया गया और 2018 तक इसकी खरीदो फरोख्त जारी रही और इसके रूह रवा ख्वाजा बरादरान हैं। ये एलिगेशंस आपके ऊपर हैं और वो ये कहते हैं कि गैर कानूनी तौर पर ये प्लॉट्स आप बेचते रहे और बराह रास्त अवाम के साथ आपने गबन किया, धोखाधड़ी की। चले नैब या उनका जो मौक़िफ़ है ज़ाहिर उसकी मैं वजाहत नहीं करूँगा, मैं तो अपनी बात करूँगा। उनके हवाले से मुख्तलिफ ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स के हवाले से और मीडिया को तरजीह हैं, वो आते रहे हैं। कल का फ़ैसला भी जो है वो उस हवाले से एक बहुत बड़ा एक मैसेज है। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि पैरागॉन सिटी के हवाले से ज़ाहिर है कि उसके दो मालकान हैं, एक जो थे वादा माफ गवाह बन गए और दूसरे मेरा ख्याल गालिबन पाकिस्तान में नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा तो उनके मामला का इल्म नहीं है, लेकिन चूँकि केस 2 साल से चल रहा है और मुख्तलिफ तारीख़ों पर मुख्तलिफ जगह पर मुझे जाने का मौका मिलता है वकला के पास, तो ये बेसिकली जो मेरे इल्म में बात है, जो बहस मेरे सामने साब कोर्ट में होती रही है, बेसिकली 2005 या 4 में शायद ये टाउन से मंजूर शुदा है। तो उस वक्त LDA तो खैरबन को 8-9 साल बाद वो आया था कानून, जिसमें LDA से को रिकॉर्ड जमा कराना था या उसके पास जाके उसको वेट कराना था। तो पहली बात जो मौक़िफ़ पैरागॉन का है, जो वो अदालत में पेश करते रहे हैं और मैं सुनता रहा हूँ वकला की ज़बानी, उसमें ये बात वाज़ेह तौर पे की गई। और ये मेरा ख्याल सारी बातें इस जो 87 पेजेस का फ़ैसला है, इसमें हर सवालात जो इल्ज़ामात नैब की तरफ से लगे थे और जवाबात हमारी तरफ से या पैरागॉन के जो लोग हैं उनकी तरफ से आए थे, वो बड़ी वजाहत के साथ उसमें लिख दिया गया है। ये तमाम बातें वो हैं जो एहतसाब कोर्ट में, फिर जब हाई कोर्ट्स में हम इंटरम बेल में थे, फिर जब हाई कोर्ट में हमारी बेल गई, वहाँ से हमारी ज़मानत नहीं हुई, और उसके बाद फिर जो आला तरीन अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसमें ये सारी बातें चूँकि हो चुकी हैं और बड़ी तफसील से हो चुकी हैं। तो इन तमाम बातों के जो नैब का एक मौक़िफ़ है, हमारा जवाब भी उसमें आ चुका है। तो मेरा ख्याल है उसके बाद कोई फिर बात करने की गुंजाइश रह नहीं जाती। लेकिन ख्वाजा साहब, अदालती फैसले से हम ये मानते हैं कि रिलीफ तो आपको मिला है, अदालत ने सिर्फ जमानत दी है, ट्रायल तो अपनी जगह पे मौजूद है और आपका अपना डायरेक्टर कैसर अमीन बट आपके खिलाफ ही वादा माफ गवाह भी बन चुका है, आप खुद भी बता रहे हैं। इसका मतलब खतरा भी टला नहीं है। एक तो पहली बात है वो हमारे डायरेक्टर नहीं है, वो पैरागॉन के डायरेक्टर हैं। हमारा उनका 35-38 साल का ताल्लुक है, शहरदारी है, और दरमियान में वो ताल्लुक जो था वो पॉलिटिकल बुनियादों पे हमारी आपस में दूरी भी हो गई थी। जब मुशर्रफ साहब का दौर था, हम नून में थे और वो काफ लीग में चले गए, तो फिर एक काफ़ी अरसे का, कई साल का एक गैप है। तो एक इदारे कंपनी के वो डायरेक्टर ज़रूर हैं, लेकिन हमारा उनका एक अच्छा ताल्लुक रहा है। और फिर उसके बाद आपस में कई साल जो थी वो हमारी दूरी भी रही है। ज़ाहिर है पॉलिटिकल बुनियादों में जब आप अपनी अपनी जगह पे होते हैं, हर एक की अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच के तहत चलना था। हम अपनी जमात के साथ रहे, उन्होंने अपने हिसाब से चलना था, वो मुस्लिम लीग काफ में चले गए। तो हमारा एक आपस में काफ़ी कई सालों का गैप है आपस में। सही। ख्वाजा साहब, अब इस फैसले के बाद आप क्या समझते हैं कि आप इस केस से मुकम्मल तौर पर सुरखरू होने जा रहे हैं, या आपको ये लगता है कि अब जिस तरह से अदालती निज़ाम में भी तब्दीलियां आ रही है, सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि 90 दिनों के अंदर अंदर केसेस के फैसले आने चाहिए, अब केसेस 5-5 साल नहीं लटके रहेंगे। अगर ये एलिगेशन साबित हो जाते हैं तो फिर तो ख्वाजा साद रफीक साहब के लिए और आपके लिए मुश्किलात तो आगे बहुत ज़्यादा होंगी, अगर ये केस जल्दी निमटने की जानिब जाता है तो। नहीं, पहली बात यह कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप रेफरेंस को एक दफ़ा देख लें। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ना कोई खुदा ना खासा सरकारी, हमने दोनों भाइयों ने आज तक कारोबार किया, हमारी फैमिली ने किसी ने सरकार के साथ कारोबार नहीं किया, और जितने भी बिज़नेस किया वो सारा डिक्लेयर है। और दूसरी बात यह है कि इस रेफरेंस में भी हम दोनों भाइयों के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपके नाजरीन को कि ना ये कोई सरकारी केस है, ये हमारा प्योरली बिज़नेस केस है, जो हमारा डिक्लेयर चीज़ें हैं सारी। तो ज़ाहिर है तो एहतसाब कोर्ट के जज हैं, वो एक ऑनरेबल जज हैं, और सारी गवाहियाँ शहादतें जब सामने आएंगी तो हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में ये बात काफ़ी एक तवील बहस हुई ज़मानत पे, और उसके बाद ऑनरेबल जजेस ने उसको देखा। ज़ाहिर है वो आला तरीन अदालत है, लेकिन एहतसाब कोर्ट के जो जज हैं
वो भी इंतहाई रिस्पेक्टेबल हैं और ज़ाहिर है उनका भी अपना तजर्बा है। तो केस चल रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो अब इंसाफ देगा इंशाल्लाह। वक्त लग सकता है ज़रूर, लेकिन वक्त इंशाल्लाह आखिर होता मजलूम का, कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी हो। सही, आपको ये लगता है कि इस मामले में वक्त लग सकता है लेकिन इंसाफ आपको मिलेगा। ख्वाजा सलमान रफीक साहब, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। एक और अहम मामला, आपको उस मामले का पस मंजर कुछ यूं समझाते हैं। 1500 ईस्वी में लिखा जाने वाला शेक्सपियर का ड्रामा हैमलेट 21वीं सदी में पाकिस्तानी सियासत से बहुत मिलता जुलता है। जी हाँ, ड्रामा साजिशों, धोखाधही और इखलाकी पस्ती की एक दास्तान छेड़ देता है और एक ऐसा खेल जिसमें हर शख्स दूसरे से कुछ ना कुछ छुपा रहा होता है। क्या ऑपोजिशन का तहरीक चलाने से गुरेज शेक्सपियर के मशहूर ज़माना हैमलेट के हीरो के ताखीरी हरबों की मानत तो नहीं, जिसमें वो बादशाह से जो कुछ उसका चच्चा भी होता है अपने बाप के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए मंसूबा तैयार करता है, लेकिन उसके जहन पर खौफ सवार होता है कि किसी को इसकी खबर ना हो और वो कहीं अताब का शिकार ना हो जाए। वो बार बार अपने मंसूबे को मुलतवी करता रहता है और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। हैमलेट को बहुत सी उलझनों से आश्कार भी करा देता है और इसे क्या करना चाहिए, किस पर एतबार करे और इंसाफ के कटहरे में इसे कौन सा किरदार अदा करना चाहिए, ये सवालात पेचीदा किरदारों के उलझे हुए जाल में मजीद उलझाव पैदा कर देते हैं और हैमलेट को मजबूर कर देते हैं कि वो अपने दोस्तों, खानदान वालों, दरबारी मुशीरों और मोहब्बत करने वालों से मुशावरत करे, जिनमें से ज्यादातर के अपने पोशीदा अज़ाइम होते हैं। पाकिस्तान में भी ऑपोजिशन आजकल हुकूमत के लिए एक नए महाज की तैयारी में मसरूफ है, लेकिन ऑपोजिशन की हर पार्टी के लिए अपने मज़ाइम, अपना एजेंडा है। इस वक्त पाकिस्तान के मंजरनामे पर अददी एतबार से एक बड़ी ऑपोजिशन मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से ये ना तो मजबूत है और ना ही अब तक कोई मुतफ़क्का लाएअमल बना सकी है। वज़ीर आज़म का इलेक्शन हो, सदर का इंतखाब हो या चेयरमैन सेनेट के लिए वोटिंग हो, हत्ता कि मौलाना का धरना, सब एक दूसरे को अभी तक पीठ दिखाते रहे हैं। तो ऑपोजिशन का अब तक का किरदार और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी, इस पर तज्जिया हासिल करते हैं। अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान साहब, मैंने इब्तिदाई में एक जिक्र किया एक ड्रामे के हवाले से, आपको शेक्सपियर के ड्रामे और पाकिस्तानी सियासत में कोई फर्क नजर आता है जिस तरह से ऑपोजिशन सियासत कर रही है? देखिए, शेक्सपियर का ड्रामे का कॉन्टेक्स्ट और है, हमारी सियासत का कॉन्टेक्स्ट और है। मैं ये कहूँगा कि अपोजिशन जो है वो मीडिया खेल रही है। अच्छा। वो अपोजिशन जो है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, वो हुकूमत को दबाव में रखना चाहती है, प्रेशर में रखना चाहती है, लेकिन मेरा ख्याल है ये कोई बदकिस्मती नहीं है कि वो कोई एजिटेशन नहीं कर रहे या बहुत मौसर नहीं है, बल्कि वो बहुत मैच्योरिटी के साथ अपोजिशन कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये सिस्टम डीरेल हुआ तो सबका ही नुकसान होगा। अगर इस सिस्टम को गैर आइनी तौर से ख़त्म किया गया तो इसमें नुकसान पीपल्स पार्टी का भी होगा, नून लीग का भी होगा। तो एक तो सियासतदानों का पोस्चर होता है, एक उनकी पॉलिसी होती है। बज़ाहिर वो ये शो कर रहे हैं कि वह हुकूमत के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हैं, लेकिन असल में वो मुत्तहिद नहीं है। नून लीग में और पीपल्स पार्टी में सख्त बदएतमादी है। पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि नून लीग को सारी सूरत हाल का फ़ायदा हो जाए और वो महरूम हो जाए। नून लीग ये समझती है कि पीपल्स पार्टी ना सारा शो ले जाए और हमें नुकसान हो, तो वो इस हद तक ताउन करेंगे कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तासुर रहे, एक मीडिया कैंपेन रहे, लेकिन इससे ज़्यादा आगे वो जाएंगे नहीं, क्योंकि एक तो पार्लियामेंट में उनके पास इतनी अक्सरियत नहीं है कि वो किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस करके निकाल दें, और अगर निकाल भी दें तो फिर प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, इक़्तिदार के ऊपर तक़सीम इक़्तिदार की कैसे होगी, इसके ऊपर उनका इत्तफ़ाक़ राय नहीं है। फिर इसी तरह अगर वो एजिटेशन की बात पे आए तो एजिटेशन की नून लीग और पीपल्स पार्टी में तो बिल्कुल सलाहियत नहीं है, उनके पास वो मैन पावर नहीं है कि वो एजिटेशन करके हुकूमत को मफलूज कर सकें, क्योंकि एक दो रोज़ के एजिटेशन से हुकूमतें नहीं जाया करती। एक बहुत तवील सस्टेन्ड एजिटेशन किया जाए तो फिर हुकूमत को हटाया जा सकता है। तो अब उनके पास रास्ता यही है। ऑपोजिशन करने का आइडियल वक्त आता रहा, लेकिन जितनी लूज बॉल्स आई ऑपोजिशन ने मिस कर दी। 2 बरस में 5वीं बार हुकूमत को गिराने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस बार माजी से क्या कुछ मुख्तलिफ कर सकती है ऑपोजिशन? बिल्कुल नहीं। देखिए, अपोजिशन का एक पार्लिमानी जमहूरियत में यह फंक्शन नहीं होता कि हुकूमत को गिरा दिया जाए। अपोजिशन का मकसद ये होता है कि हुकूमत के गलत कामों पे इतनी तनकीद की जाए कि राय आमा उसके खिलाफ हो जाए, ताकि जब नए इलेक्शन हो तो अपोजिशन का उसको फ़ायदा हो। ये तो हमें पाकिस्तान में हमने सोच लिया है कि अपोजिशन का सिर्फ यही काम है कि हुकूमत को गिराते रहो।
किसी भी दुनिया के महज़ब मुल्क में, बरतानिया, यूरोप, अमेरिका, अपोजिशन तनकीद करती है हुकूमत के ऊपर, हुकूमत को टफ टाइम देती है, और हमारे यहाँ भी अपोजिशन ऐसा कर रही है। रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट होती हैं जिस पर हुकूमत पर सख्त तनकीद की जाती है, पार्लियामान में तकरीरें बहुत सख्त की जाती हैं जो लाइव ब्रॉडकास्ट की जाती हैं। तो अपोजिशन ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, वह हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड कर रही है, उसकी पॉलिसीज़ पर तनकीद कर रही है, लेकिन हुकूमत को गिराना अपोजिशन का मनसब नहीं होता, उसका वजीफा नहीं होता। अपोजिशन का जो काम होता है वो बहुत अच्छा है। नादिल साहब, पिछले कुछ दिनों से मुस्लिम लीग नून खासकर जिस बरहमी का इजहार कर रही है, काफी खामोशी के बाद अब लगता है कि कम से कम हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए अपोजिशन खुलकर सामने आए। देखिए, अपोजिशन का जो मेन मुतालबा है वो तो एक है कि इस एहतसाब कानून को ख़त्म किया जाए, नैब के दायरे को ख़त्म किया जाए। जैसा कि आज साद रफ़ीक भी कह रहे थे और आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी सुना, बार बार वो यही कहते हैं। आप देखिए कि आसिफ जरदारी साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं बहुत एडवांस स्टेज पर चले गए हैं, फ़र्द जुर्म आयद होने वाली है। तो पीपल्स पार्टी के जो लीडर्स हैं, टॉप लीडरशिप है, उस पर बहुत प्रेशर है नैब का। वो उस प्रेशर को कम करने के लिए हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्ड करते हैं कि आप ऐसा कानून जो है उसको ख़त्म करें या उसमें ऐसी तरमीम कर दें कि उनकी निजात हो जाए इस करप्शन के केसेस से। यही नून लीग का मुतालबा है और यही पीपल्स पार्टी का मुतालबा है। तो इस मुतालबे के पूरे होने के लिए वो एक प्रेशर बिल्ड करते हैं। इससे ज़्यादा उनका मैं नहीं समझता हूँ कि कोई मकसद है, और मेरा ख्याल है कि नून लीग वगैरह ये भी चाहते हैं कि ये हुकूमत कुछ अरसे चले, ताकि जब अगर सिस्टम चल पड़ा, नून लीग खासकर स्पेसिफिकली खुद ये चाहती है कि ये हुकूमत कुछ देर के लिए चले। अदनान आदिल साहब, आपने आपका शुक्रिया। नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, अगले मामले की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर उत्फाव के बाद कराची वालों के लिए एक और बड़ा सानहा। निहायत मेहरबान हस्ती, ज़हनी और समाजी माजूर बच्चों के लिए पनाहगाह दारुस्सूकून की बानी सिस्टर रुथ लॉइस इंतकाल कर गई हैं। वो 50 बरसों से इस मिसाली दायरे में ज़हनी माजूर बच्चों की बेलौस खिदमत कर रही थीं। अपनी जवानी, बुढ़ापा इन्हीं बच्चों के साथ गुजार दिया। वबाई हालात में भी वो दारुस्सूकून के कोरोना से मुतासरा बच्चों की खिदमत में मसरूफ रहीं। इसी दौरान उन्हें भी 8 जुलाई को कोरोना के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन आज वो दुनिया से रुखसत हो गईं। दारुस्सूकून के मैनेजर तारिक सैमुअल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, सबसे पहले तो इस सानहे पर हम ताज़ियत पेश करना चाहेंगे। बिलाशुबा ये पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। सिस्टर रुथ लॉइस कब से बीमार थी, कितने दिन वो ज़ेरे इलाज रहीं, ये बताइएगा। सिस्टर रूथ जो थी वो 9 तारीख से जो थी वो ज़ेरे इलाज थी, और 20 तारीख तक वो कोविड आगा खान में कोविड ICU में एडमिट रहीं, और फिर बिलाखिर वो ज़िंदगी की बाजी हार गई। आज भी बच्चे जब से सिस्टर हॉस्पिटलाइज हुई थी रोज़ाना हमसे पूछते थे कि सिस्टर कब आएगी, उसके लिए दुआ करते हैं। और जब से कल से ये ख़बर इन तक पहुंची है, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, रो रहे हैं, हमसे कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा। तो काफ़ी ये बच्चे डिस्टर्ब हैं। काफ़ी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज दोपहर का खाना भी नहीं खाया, वो काफ़ी परेशान हैं यही सोच के कि ज़ाहिर एक माँ उनके पास से चली गई। साहब, दारुस्सूकून में कोरोना कब से फैला और यहाँ 400 से ज़ायद बच्चे हैं, अब तक कितने बच्चे और नर्सेज मुतासिर हो चुके हैं? अभी हमारे पास जो बच्चे हैं वो 17 के करीब बच्चे जो हैं वो कोविड पॉजिटिव से इफ़ेक्ट हुए हैं, और उनको संभालने के लिए जो लोग थे उसमें 2 मेडिकल स्टाफ जो है वो इफ़ेक्ट है, और उसके अलावा जो है वो बाकी 2 वर्कर्स जो हैं वो भी इसके साथ मुतासिर। 400 बच्चे हैं, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इन बच्चों में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जितने मेजॉरिटी बच्चे हैं उनमें CP और डिफरेंट डिसऑर्डर्स के बच्चे हैं, इनके चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस हमेशा रहते हैं। तो कोविड जो है इनके लिए बनिस्बत एक नॉर्मल लोगों के ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। तारिक साहब, इतने संगीन हालात के बाद सिंध हुकूमत की तरफ से कोई राबता किया गया आप लोगों से? जैसे ही हमारे बच्चों के केसेस पॉजिटिव आए, सिंध गवर्नमेंट ऑन बोर्ड हुई हमारे साथ। एंड मैं आपको आज मीडिया के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ, मीडिया में बहुत सारी बातें होती हैं, मगर मैं सल्यूट पेश करता हूँ दारुस्सूकून की मैनेजमेंट की तरफ से सिंध गवर्नमेंट को, कि जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में दारुस्सूकून को भरपूर साथ दिया,
पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम, DC ईस्ट, CM साहब खुद, हेल्थ सेक्रेटरी, ये सब हमारे साथ ऑन बोर्ड थे। और CM साहब ने जितना भी सिस्टर के मेडिकल एक्सपेंस थे आगा खान के, वो सिंध गवर्नमेंट ने दिए हैं। CM साहब, सेक्रेटरी हेल्थ, DC कोविड की पूरी टीम ने हमारे साथ बहुत ताउन किया है, टेस्ट से लेकर इनकी मेडिकेशन और इनको जो भी हमें मसाइल थे इन बच्चों को लेकर उनको करने के लिए। DC ईस्ट की जानिब से एक टीम हमारे साथ अभी भी ऑन बोर्ड है। जब तक ये बच्चे हैं हमें बाकायदा डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स भी दिए गए हैं ताकि हम इस जो वबा से जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर लड़ अच्छा तारिक साहब, ये हमें बताइएगा कि इस वक्त दारुल-ए-सुकून को मजीद कितनी इमदादी रकम की ज़रूरत है और किस हवाले से ताउन दरकार है? देखिए, दारुल-ए-सुकून एक प्योर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के ज़कात, डोनेशन और गवर्नमेंट की सपोर्ट से ये इदारा जो है वो काम करता है। पूरी दुनिया में कोविड ने बहुत हालात ख़राब किए हैं, दारुल-ए-सुकून पर भी उसके सेम असरात हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फंड्स में जो है वो डेफिसिट का सामना है, जिसकी वजह से हम आपसे अपील करते हैं कि हम दारुल-ए-सुकून के बच्चों के लिए आप दिल खोल कर मदद करें और हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि इस मुश्किल घड़ी में आप इन बच्चों का दारुल-ए-सुकून का साथ। और हम उम्मीद करते हैं कि देखने वालों तक आपकी अपील पहुंच चुकी है। तारिक सैमुअल साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मीरा की माली मुश्किलात बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कोरोना ने जहां पूरी दुनिया को बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार किया है, वहीं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री को भी बड़ा धचका पहुंचा। लॉकडाउन के बायस बहुत से फनकार बेरोजगार हो चुके हैं। इस लॉकडाउन ने अदाकारा मीरा को भी चकरा कर रख दिया। शदीद माली मुश्किलात के बायस उन्होंने चंद रोज कबल लाहौर आर्ट्स काउंसिल में इमदाद के लिए दरखास्त जमा करवा दी और आर्टिस्ट सपोर्ट फंड के लिए फॉर्म भी भर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी उम्र 42 साल और 25 साल तजुर्बा जाहिर किया है। मीरा इससे कबल इमदाद के लिए वजीर आजम इमरान खान को भी खत लिख चुकी हैं। अदाकारा मीरा इस वक्त मेरे साथ भी मौजूद है, उनकी करूंगी। मीरा जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मीरा जी, DHA में बंगला है, MM आलम रोड पर प्लाजा भी है, फिर भी माली तंगी क्यों दरपेश है आपको? अच्छा, मैं आज एक काम करें, आप डॉक्यूमेंट्स आपने चेक किए? आप डॉक्यूमेंट्स चेक करें सारे और ये बंगला आप बिकवा दें। सिद्रा जी, ये बंगला आप बता देना, आपके नहीं है क्या? लगा दें। सॉरी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेरे इस वक्त ओवरसीज़ के बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। अच्छा। तो आप किसी की ड्यूटी लगा दें कि वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करें और फिर हम मजीद ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स के साथ सवाल पूछ रहे हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं। आपका नहीं है तो आप डिनाई कर दें। सवाल मैं वही आपसे बात कर रही हूँ, जवाब दे रही हूँ कि आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है। डॉक्यूमेंट्स के आप डॉक्यूमेंट्स चेक करें, पेपर वर्क चेक करें। अच्छा, पेपर वर्क नहीं है जब फिल्म भी बनती है या कोई चीज़ प्लान, लिसन टू मी, जब कोई चीज़ प्लान होती है तो डॉक्यूमेंट्स पहले चेक करें और फिर आप इल्ज़ाम लगाने से पहले आप पहले डॉक्यूमेंट्स चेक करें। जी, अच्छा, इल्जाम नहीं लगा रहे आप पे मीरा जी, बिल्कुल जी। मीरा जी, ये बताइएगा कि आर्ट्स काउंसिल सपोर्ट फंड ने माहाना महज 5,000 रुपए दिए जाते हैं, आपने उनसे दरखास्त किया फंड देने के लिए, इतनी मामूली सी रकम से मुश्किलात कैसे हल होंगी? एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुने। पहली बात है कि मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने कभी जब से मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम शुरू किया, मैंने कभी कहीं किसी को कभी एप्लीकेशन नहीं दी। इसलिए मेरे पास बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कहाँ पर कितने फ़ंड दिए जाते हैं और कितने नहीं दिए जाते हैं। मेरी एप्लीकेशन का मकसद ये था कि गवर्नमेंट को अप्रोच करना और जो गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को लूप में लाना और गवर्नमेंट को बताना कि जो हमारे मसाइल हैं। उस एप्लीकेशन का मकसद था कि गवर्नमेंट के नॉलेज में उनको बताना और किसको कितने फ़ंड दिए जाते हैं, कितने नहीं दिए जाते। क्योंकि मेरा तजुर्बा नहीं है और ना ही इससे पहले पूरी ज़िंदगी 9 साल की उम्र से मैं काम कर रही हूँ और
आज तक मैंने कभी किसी को एप्लीकेशन नहीं दी, एंड दिस द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ कोविड-19 इस सिचुएशन में मुझे गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना मेरे लिए बहुत ही अहम है, बिकॉज मेरे सारे ओवरसीज़ के मसाइल हैं। अच्छा मीरा जी, इससे पहले भी आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खत लिख चुकी हैं, अपने माली मुश्किलात से आप आगाह कर चुकी हैं। ये बताइएगा कि फिर से आप उनको खत लिखना चाह रही हैं, उनको एप्लीकेशन देना चाह रही हैं? दूसरी बात ये कि ये एप्लीकेशन आप सिर्फ फर्दे वाहिद अपनी ज़ात के लिए दे रही हैं या फिर पूरी जो आर्टिस्ट बिरादरी है उनके लिए आप आवाज़ उठाएंगी? देखिए, मैं पूरी जो भी आर्टिस्ट कम्युनिटी है, मैं इस प्लेटफॉर्म से जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के, मैं उन तमाम लोगों के साथ हूं जो इस वक्त मुश्किल में हैं। मैं तमाम और अपने ऑब्वियसली मैं भी प्रॉब्लम में हूं। ये ओवरसीज़ पहले अमेरिका में इश्यूज हुए, मेरे कैमरामैन की डेथ हो गई, मेरी सारी शूटिंग्स कैंसिल हो गई, मुझे बहुत ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, और वो मेरे ज़ाती पैसे, ज़ाती मेरा अपना कैमरा, मेरे अपने लेंसेज, और मेरे कैमरामैन की डेथ हो गई अमेरिका में, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क। तो मैं इस वक्त अगर मैं एप्लीकेशन दे रही हूँ तो वो बिल्कुल जायज़ है। और दूसरी बात, अब बिल्कुल आपका ये हक है, आपका ये हक है, आपका ये हक है कि आप वज़ीर-ए-आज़म से बात करें, अपने मसाइल बताएं। इंडिया की सिटीजन, एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ना ही मैं अमेरिकन नेशनल हूँ और ना ही मैं कैनेडियन, मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ, और जो हमारे ओवरसीज के जो इश्यूज हैं, बिल्कुल मीरा जी, आप पाकिस्तानी और पूरी दुनिया में आप बहैसियत पाकिस्तानी जानी भी जाती हैं, आप बार बार ओवरसीज की जो मसाइल हैं वो डिस्कस कर रही हैं। आप जरा वो शेयर कीजिए, वो मसाइल हैं क्या? अपने मुल्क के लोगों को, अगर आप अपने मुल्क के लोगों को सिक्योर नहीं करेंगे, आप उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आप उनके ओवरसीज के इश्यूज को टेक केयर नहीं करेंगे, वो इश्यूज हैं क्या मीरा जी? इस कोविड-19 की सिचुएशन जी, ऑब्वियसली मैं दुबई में थी, दुबई में मेरी एक फिल्म आ रही है सिमरन, जिस फिल्म को मैंने कोलैबोरेशन के साथ मैंने कोलैबोरेट किया, और वो फिल्म रिलीज़ होने वाली है। और दुबई में इसके अलावा जो ओवरसीज़ में जो इश्यूज़ हैं, मेरी दुबई में एक अदद प्रॉपर्टी है जी। अच्छा मीरा जी, ये भी बताइएगा कि इस कोविड की वजह से अभी तक आपका कितना नुकसान हो चुका है? कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनके ऊपर आप काम कर रही थी और वो नहीं हो पाए? पेपर नहीं सामने रखा कि मैं आपको, लिसन टू मी मैडम, आपका नाम, आज तक फिल्म इंडस्ट्री को सारी जिंदगी इग्नोर किया गया है। अच्छा। और मैंने आज दिन तक और इग्नोर किया गया है इस सेक्टर को सारी जिंदगी, और मैंने और आज जब पहली दफ़ा मैं खुद मसाइल का या मैं मुश्किलात का शिकार हुई हूँ, बहुत पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इस सेक्टर को कितनी बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है। स्पेशली लाहौर के जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, जो हमारे यहाँ के कैमरामैन हैं, एक्सक्यूज़ मी जी, आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं। इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं ना मीरा जी कि आप बताएं कितने प्रोजेक्ट्स आप नहीं कर पाए। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ ना कि आपको अंदाजा बिल्कुल नहीं है। अच्छा मीरा जी, आप काफी परेशान हैं, बिल्कुल, और आपका हक भी है कि आप अपने जो मसाइल हैं वो आप सामने रखें। जी, मैंने एप्लीकेशन में लिखा है, जहाँ तक आपने पहला सवाल किया, मैंने आपको ये बताया है कि मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि किस सेक्टर में एप्लीकेशन देंगे तो क्या रिएक्शन होगा, किस सेक्टर में। इससे पहले आज दिन तक अपनी पूरी ज़िंदगी में, जब से मैं पैदा हुई हूँ आज दिन तक, मैंने कभी किसी फोरम पर एप्लीकेशन नहीं जमा करवाई। मैंने कभी किसी गवर्नमेंट को या किसी सेक्टर में कभी मैंने एप्लीकेशन, आप बार-बार मीरा जी ये कह रही हैं कि इस फैक्टर को इग्नोर किया जा रहा है, ये शायद बहुत बड़ा अलमिया है। आप ये बताइएगा कि इतनी बड़ी आप माशाल्लाह स्टार हैं, आपने पाकिस्तान के लिए इतना काम किया है, अब नौबत ये आ गई है कि आपको अपने माली मसाइल के लिए एप्लीकेशन लिखनी पड़ रही है। ऑब्वियसली बिल्कुल लिखनी पड़ रही है। जो चीज़ है, जो सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन है, उसके मुताबिक एग्जैक्टली मैंने एप्लीकेशन। अच्छा मीरा जी, अंदाज़न आपके जो माली मसाइल हैं उसके लिए आपको कितनी माली मदद चाहिए? झूठ बोला जाए?
अच्छा, ये मैं एप्लीकेशन में मेरे बहुत सारे मसाइल हैं, तो मैं यहाँ पर एप्लीकेशन में मैं बात करूँगी। अच्छा मीरा जी, अभी फिल वक्त ये बताइएगा कि आप जिस तरह से अपने मसाइल सामने रख रही हैं, आप एप्लीकेशन भी लिख रही हैं और आपने कहा कि इससे पहले आपने कभी ऐसा नहीं किया है, इस वक्त आपके क्या जज्बात है, आप क्या महसूस करिए, क्या उम्मीद रखती हैं कि आपके ये मुतालिबात माने जाएंगे, आपकी कोई एप्लीकेशन देखेगा, आपके माली मसाइल समझेगा कोई? देखिए, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल समझने चाहिए। मैं देखिए, मेरी बात सुने जी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करने की, अपने मसाइल को लुक आफ्टर करने की कोशिश करूंगी, इसलिए कि मैंने ज़िंदगी में कभी ठीक है, हम कोविड-19 की वजह से जो एक सिचुएशन है वर्ल्ड वाइड जिसको हमें फेस, बल्कि बहुत सारे मुझ समेत बहुत सारे दीगर आर्टिस्ट हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्क्रीन पर नहीं सामने नहीं आ रहे, बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियंस हैं जो अपनी इज्जत छुपा कर बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको घरों में भूख है, बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियंस हैं जिनके घर छिन चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास घरों के रेंट देने के लिए मालिक मकान ने, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को, बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियंस को जानती हूँ। मीरा जी, इतने सारे लोगों के मसाइल बशमूल आपके मसाइल, इसके लिए क्या सिर्फ एक एप्लीकेशन काफ़ी होगी? कोई मीडिया टॉक, कोई एहतजाज, कुछ ऐसा करें जिनसे इन लोगों के मसाइल हल हो जाएं? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, देखिए हमें अपनी इस गवर्नमेंट पर पूरा यकीन है, अच्छा, पूरा भरोसा है और पूरा भरोसा है और इंशाअल्लाह ताला ये जो ये मसाइल हैं माजी में मैं नहीं समझती, ना मेरा तजुर्बा है और ना ही मुझे नहीं पता कि माजी में क्या एक्सपीरियंसेस थे लोगों के, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला इस अच्छा मीरा जी, अब चूंकि फनकार बिरादरी के मसाइल वज़ीर आज़म साहब के सामने आप रखना चाहती हैं, अब चूंकि पाकिस्तान में बहुत से ड्रामे ऐसे भी हैं जो देखे जा रहे हैं, खासकर वज़ीर आज़म अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, एक ड्रामा, टर्किश ड्रामा एर्थुरल चल भी रहा है, आप ये बताइएगा कि आप अब वज़ीर आज़म साहब से क्या मुतालिबा करना चाहती हैं अपने लिए, अपनी फनकार बिरादरी के लिए, किनके मसाइल भी हल लिख दिया बार बार लिसन टू मी, मेरी बात सुने, बार चीज़ों को बार बार उनको कंट्रोवर्शियल ना करें चीज़ों को, मेरा बहुत संजीदा और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, बहुत सिंपल और बहुत आपका मामला, आप कंट्रोवर्शियल मत करें ना प्लीज, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं आपको ये बताऊँ। बिल्कुल बिल्कुल मीरा जी, हम मानते हैं इस बात को, आप मेरे साथ मुकाबला करने की कोशिश मत करें, आप नहीं मीरा जी, मेरा और आपका क्या मुकाबला बनता है? आप तो पूरी दुनिया जानती है, आप माशाल्लाह सुपरस्टार हैं। आप मत करें ना मेरे साथ मुकाबला, मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप मुझसे मत करें, आप जॉब पर हैं इस वक्त, मैं जॉब पर नहीं हूँ। मीरा जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप तो माशाल्लाह पाकिस्तान की पहचान है, आप तो सुपरस्टार हैं। आप कंट्रोवर्शियल मत करें स्टेटमेंट को, आप मत करें ना, मैं आपको रोक रही हूँ प्लीज। मैंने एप्लीकेशन लिख दी है, मेरे लिए आप दुआ कर सकते हैं, हम मीरा जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल है? इसलिए कि आप ऑब्वियसली आपका स्टेट कंट्रोवर्शियल है, आपकी स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल है। मीरा जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया? बार पूछ रही, मैंने आपसे बार कह दिया, मैंने आपसे कह दिया कि मैं अपनी एप्लीकेशन लिख चुकी हूँ। अच्छा चले ठीक है, आप अपने ही मुतालिबे पर बात नहीं करना चाहती हैं, आप माशाल्लाह से इतना काम कर चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर, बल्कि आपने खुद बताया कि आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, बाहर जाकर भी काम कर चुकी हैं। मीरा जी, आखिरी फिल्म कब की आपने? क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनली इस टेलीविज़न को पूरी दुनिया में देखा चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि लोग बाहर लोगों का एक आप डिस्ट्रॉय करें हम लोगों का इमेज। नहीं बिल्कुल भी ऐसा कोई इरादा नहीं है मीरा जी। की इज्जत का आपसे बहुत ज़्यादा एहसास है, क्योंकि इस वक्त आप पाकिस्तान की इज्जत को ख़राब करने के लिए बैठी हैं और जो आपका लहजा है और जिस तरह की आपकी जिस तरह से आप बात कर रही हैं, तो मुझे पाकिस्तान की मीरा जी, मेरी बातों से अगर आपका दिल दुखा है तो मैं उसके लिए आपसे माजरत चाहती हूँ। मैं चले आपकी ही बात करती हूँ, आप ये बताइए आपने कितनी सारी फिल्में की हैं, आखिरी फिल्म आपने कब की है? लोगों को इंटरव्यू दूंगी, आप डिजर्व नहीं करते मेरा इंटरव्यू, थैंक यू वेरी मच। मीरा जी, आप हमारे साथ मौजूद थी, आपको किस बात का गुस्सा आ गया? मैं तो किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्शियल आपसे बात नहीं की,
और आप नाराज़ होकर चली गई। पता नहीं आपने मेरी बातों का क्या मतलब लिया, फिर भी मैं, आप पाकिस्तान की स्टार है माशाल्लाह, आपने इतना काम किया और आपके मुतालिबात हमने फिर भी सामने रखे। आपके जो माली मसाइल है उम्मीद करते हैं कि वो हल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म आपकी एप्लीकेशन देखेंगे और यकीनन आप गलतफहमी का शिकार हो गई हैं, ना जाने आपको क्या बात बुरी लग गई। नाज़रीन, शो का वक्त खत्म होता है, आपसे मुलाकात होगी कल। इस शो पर अपना फीडबैक दीजिएगा।